अस्सलाम वालेकुम सामीन लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में खुशामदीद। आज हम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश राज इन सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 1700 से 1947 के दरमियान रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एम्पायर को देखें तो देयर इज़ नो 1492 टाइप जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था, ये उस किस्म की ऑक्यूपेशन नहीं थी, बल्कि ये 1757 में एक ऐसी बैटल ऑफ प्लासी थी जिसे एक कैप्चर के तौर पे याद किया जाता है। तो ब्रिटिश ने जब टेक ओवर किया दिल्ली 1803 में 1803 में, एक सिंबॉलिक था जैसे कि ब्रिटिश अकोपाई मुगल कैपिटल एंड वर नॉट टू लीव। इसके बाद एम्पायर यूनिफॉर्म नहीं रहा, बल्कि डिफरेंट पॉलिसीज़ की वजह से उन्हें रिस्पॉन्ड किया जाता रहा डिफरेंट इवेंट पे, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है ना वो स्टैटिक नहीं रहे। इट वॉज द अपॉन द ब्रिटिश एंड इंडियन आलमोस्ट बिफोर दे रियलाइज इट, जब उन्होंने ये महसूस किया और इसके इफ़ेक्ट बिल्कुल मुबम थे, तो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 23 जून 1757 में कायम हुई। तो एक बात ज़रूरी है बताना, ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली एजुकेशन लाए, टेक्नोलॉजी, लॉ एंड डेमोक्रेसी फोर कॉर्नर में जो ग्लोब है, और वो यहाँ पे इसके साथ साथ तासुब, डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल बाइगॉट्री और रेसिज्म भी साथ लाए। ये वो चीज़ें हैं जो आज की हमारी सोसाइटी में इंडो पाक दोनों में नज़र आती हैं। ये आप मैप देख सकते हैं जो कि ब्रिटिश राज का मैप है सब कॉन्टिनेंट का। सामीन, ये अकेले नहीं थे, इससे पहले यूरोपियन पावर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 से 1825 तक रही। कॉर्नेलिस डी हार्टमैन पहला डच सिटीज़न था जो कि इंडिया आया केप ऑफ गुड होप के थ्रू 1596 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी, जो कि फार्मली अराइवल ऑफ डच इन इंडिया की वजह बनी। तो फर्स्ट वो मसूलीपट्टनम जो इलाका है जिसका नाम आजकल मिशिलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे उन्होंने लैंड किया, और उनकी प्रेजेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1605 से 1825 तक रही। तो डच बेसिकली फेयरली वेल सील्ड ऑफ ट्रेड के लिए आए थे, जो कि आज इंडिया का इलाका है, इंडोनेशिया का, एज ए मर्चेंट्स कंपनी के तौर पे, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दी कंपनी कहा गया। फिर उसकी अटेंशन इंडिया में आई कॉटन और स्पाइसेस जो मिसाला जात हैं, जिनमें पीपर हो गया और जिंजर, तो दूसरे भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल थी। यू कैन सी द डच इंडिया कंपनी, इसका आप मैप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं पोर्चुगीज़। तो दूसरी पावर फ्रांस और पोर्चुगीज़ भी आए। तो पोर्चुगीज़ इंडिया में वास्को डे गामा जो था 20 मई 1498 को उसने लैंड किया, और पोर्चुगीज़ का पीरियड इंडिया में 1505 से 1968, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट तरीन जो रूल था इनका रहा है। ये जो गोवा पोर्ट है इंडिया की, ये पोर्चुगीज़ के अंडर रही अनटिल 1961। यू कैन सी मैप ऑफ पोर्चुगीज़। इसके बाद फ्रेंच इंडिया में आते हैं। तो फ्रेंच बेसिकली जो पुडेशरी, उनकी एक पुंडेशरी के नाम से द फ्रेंच रावेरा ऑफ द ईस्ट, और वो बाद में इंडियन जुरिस्डिक्शन में 1954 में चली गई, जिसका इसके बाद ट्रेड एंड पावर को देखें तो 1600 में ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट आए ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड के हवाले से। तो सिंस द लेट 15th सेंचुरी देखें तो उनका फोकस ट्रेड पे रहा, स्पाइसेस जिनमें पीपर और जिंजर थे, टेक्सटाइल थी, और चाइना के साथ ट्रेड थी। पोर्चुगीज़, स्पेनिश, हॉलैंड जिन्हें डच कहते हैं, फ्रांस, डेनमार्क और ब्रिटेन, उन्होंने अपने कनक्वेस्ट जो है ना यहाँ पे लॉन्च किए, और क्रिश्चियन जो उनकी मज़हब था उसको फैलाना स्टार्ट किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एशियन ट्रेड मोनोपोली के थ्रू रॉयल चार्टर में आई 1600 में। इसके बाद ये बहुत सारे इनक्लेव्स, जिनमें इंडिया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल लाइन थी, जिसमें मेजोलीपट्टनम 1611 में, सूरत 1613 में, मद्रास 1839 में, तो जहाँ पे उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनाई 1640 में, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है,
और बम्बे 1661 में, जो कि आज बम्बई कहलाता है या मुंबई कहलाता है। तो कुछ दुराने के बाद कलकत्ता 1690 में, जो कि कोलकाता के नाम से, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक कॉलोनीज़ बनाई, यहाँ पे अपनी एक उन्होंने एक किस्म की फैक्ट्रीज़ बनाई। तो मुग़ल की कंसेंट के साथ जो लास्ट 3 सेटलमेंट हैं बेसिकली वो कंपनी की मेन ट्रेडिंग पोर्ट्स बनी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल सिटीज़ हैं आज भी। उन्होंने इसको, जो उन्होंने यहाँ पे आके अपनी कंपनी बनाई, तो उसको नाम दिया फैक्ट्री का। तो कॉलोनियल ट्रेडिंग पोस्ट में, जिनमें वार हाउस थे, मार्केट्स थी और कस्टम थे, तो उनको उन्होंने कॉलोनियल फैक्ट्री का नाम दिया, मतलब कि वो फैक्ट्री से फैक्टर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में सेट हुई, जिसका नाम हुफली था 1651 में। कलकत्ता में 1690 में फिर वो मूव कर गई। तो मुग़ल अम्पायर जैसे ही डिक्लाइन होता है अर्ली 19th सेंचुरी में, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है सब कॉन्टिनेंट में, जो कि रीजन को हाईली एक कंटेस्टेड बना देता है। तो डच, फ्रेंच और ब्रिटिश पावरफुल जो रीजनल रूलर थे, उन्होंने यहाँ पे मराठा के ख़िलाफ़, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ख़िलाफ़, और हैदर अली, टीपू सुल्तान मैसूर में, और नवाब ऑफ बंगाल में इकॉनमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मुखालफत कायम की, राइवलरी क्रिएट की। तो सारे जो आप समझें कि यूरोपियन थे, उनकी प्रॉक्सी वार स्टार्ट कर दी उन्होंने। और सामीन, कार्नेटिक वार, जिसे कर्नाटका वार कहा जाता है, वो बेसिकली ब्रिटिश और फ्रांस फोर्सेस ने एज ए अलाय जो रीजनल स्टेट थी, उनको जो डोमिनेंस थी इंडिया में, उनको पुश किया दोनों ने मिल के। तो ब्रिटिश बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ऑपरेट करते थे, जो कि परमानेंट यूरोपियन पावर थी 1760s के बाद, जिन्होंने बाद में फ्रेंच जो पावर थी उसको सप्रेस कर दिया। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने नवाब ऑफ बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और मुग़ल जो एम्पायर थी उनको शिकस्त दे के पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल का संभाल लिया, जो कि रिचेस्ट मुग़ल प्रोविंस था। इसके बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकंड से एग्रीकल्चरल रेवेन्यू राइट्स हासिल किए बंगाल प्रोविंस के लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि हेड क्वार्टर उनका कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो गया। तो बंगाल की फतह के बाद उन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी दूसरे इंडिया के अलावा, जैसे सीलोन, मॉडर्न श्रीलंका कहलाता है, बर्मा और अफ़गानिस्तान में वार और कुछ ट्रीटीज़ करके उनके रीजनल रूरल के साथ। मराठास में 1775 से 1819, और सिख पंजाब जो ये हमारा था 1849, और प्रिंसली स्टेट्स थी जो अवाध की थी 1856, जो अफ़गान ट्राइब से उनके साथ इंडियाज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर 1839 से 80 तक उनमें कंट्रोल संभाल लिया। तो उनका कुछ सब्सिडरी अलायंस भी रहा है, इनडायरेक्ट रूल जो उनका था प्रिंसली स्टेट के साथ, उनको टैक्स वगैरह वो देती थी स्टेट्स, तो कंट्रोल बहरहाल इन्हीं का था। तो डच सिलोन और जो कंडियान किंगडम था वो भी 1802 और 1870 में उन्होंने हासिल कर लिया। इसके बाद 3 एंग्लो बर्मीज़ वार में 1824 से 1885 बर्मा भी कैप्चर कर लिया इन्होंने, ब्रिटिश ने। तो कॉलोनियल जो टेरिटोरियल कंट्रोल था उसके लिए ज़रूरी था कि उनका अपना एक मैकेनिज़्म हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री जो फिस्कलिज्म था और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थी, उनको अपने रेवेन्यू जो फाइनेंस ब्रिटेन का इंपीरियल एक डिपार्टमेंट था, उनको वार्स और अपनी चाइना के साथ ट्रेड के लिए से यूज़ किया। इनिशियली डी फैक्टो पपेट रहा है नवाब, फिर बाद में मेंटेन लॉ और आर्डर को ना कर सका तो उसको हटा दिया गया। तो बंगाल में फेमीन आया 1770 से 1772 में, जिसने रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन की और करप्शन हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उनके ऑफिसर थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें फोर्स किया कि कंपनी को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ताहम पार्लियामेंट्री ओवरसाइट उन्हें करती रहेगी। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन में बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंटल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए जो कॉलोनाइज टेरिटरी थी वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गई। इसके बाद जो परमानेंट सेटलमेंट होती है बंगाल में, वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो जेंटलमैन फार्मर से छीन लिए जाते हैं, तो इंटरमीडिएटरी जिन्हें ज़मींदार कहते थे, और कंट्रीब्यूशन फिक्स की जाती है प्रॉपर्टी की, और उन्हें डायरेक्ट अरेंजमेंट से मद्रास और दूसरे बम्बे के इलाकों में
प्रेसिडेंसी, जिन्हें रोयाट वारी कहते थे, अवाध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, जहाँ पे मल्लावारी कहलाती थी, वो छीन ली गई। इसके बाद फार्मर ने जो लैंड लॉर्ड सिस्टम था उसको अपस्टेंटी कहा, और रूरल जो स्टेट थी उन्होंने मैनेजर बाय लैंड लॉर्ड सीकिंग द प्लेयर ऑफ अर्बन लाइफ। उसके बाद जितने भी सिस्टम थे वो कोर्सिव थे, और इंटेंस कैश क्रॉपिंग प्रेशर की वजह से जो पीजेंट थे वो सफरिंग में आ गए और रिपीटेड फेमीन होने लगे, और वहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। तो जियोग्राफिकली जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन कॉलोनियल जो सेटलमेंट थी वहाँ पे क्रूशल होती चली जा रही थी, और वो सब कॉन्टिनेंट में जो कोस्टल एरियाज थे दूसरे, वहाँ पे वो इसे एक्सपेंड करते जा रहे थे वाया मर्केंटाइल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और जो कॉलोनाइजेशन थी। तो थ्रू आउट द इंडिया कैश क्रॉपिंग सेंटर जितने भी थे, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी, मिलिट्री कंटोनमेंट्स थे, तो उन्होंने जो फर्टाइल रिवर था जिसे गैंग प्लेन, बंगाल अलूवियल सॉइल, तो वहाँ से हाई यील्ड्स और रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिनमें ब्लैक कॉटन आती है जो कि बम्बे में होती थी। वो न्यू सुइज कैनाल जो थी 1860s में, उस वक्त कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी थी। तो मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर जो 19th सेंचुरी में बने हैं, तो वहाँ से वो इंपोर्ट करके ले जाते थे। सीलून में जो कि श्रीलंका का इलाका है, श्रीलंका को कहा जाता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, सिनामोन ट्रेडिंग वाया कोस्टल पोर्ट में फैली हुई थी, जो कि इंटीरियर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जिनमें कॉफ़ी आती है, टी आती है, रबर है और कोकोनट है। तो अर्लियर कल्चरल जो इथनिक डिवीज़न थी, जैसे कि लोलैंड सिन्हालीज थे, अपलैंड कन्यादान सिन्हालीज थे, और तमिल नॉर्थ में थे, तो वो सुपर इम्पोज हो गए थे न्यू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में। तो परी इमिनेंस जो कोस्टल कोलंबो थी वो न्यू कॉलोनियल कैपिटल में मार्जिनलाइज हो गई कन्यादान किंगडम में। इसके बाद जो कोलेब्रुक, जिसे कैमरून रिफॉर्म 1833 में हुई, जिसमें कंडे अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आ गया और राजाक्रिया सर्विस टू दी मोनार्क अबॉलिश किया गया, और कोर्ट बेस्ड लीगल सिस्टम इम्पोज हो गया, जो कि वहाँ के कस्टमी लॉ थे उनकी जगह पे। तो ब्रिटेन फ्री ट्रेड भी लाए थे और सिविल सर्विस भी सिलोन में ले आए। बर्मा को देखें तो 1824 से 1852 में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, 1862 से 1973 इंडिपेंडेंट कॉलोनी, 1973 से 48 तक ये रहा है। तो ब्रिटिश ने इसे कैप्चर किया। लोअर जो इरावेडे बेसिन है, वहाँ से जो उनकी क्रुशियल टू इकोनॉमिक कॉलोनलाइजेशन थी, जो कि राइस प्रोड्यूस करती थी। तो अपर बेसन में जहाँ के मंडाले है 1850s में, और कोस्टर रंगून है जो कि यंगून के नाम से जाना जाता है, वो न्यू कॉलोनियल कैपिटल बन गया। तो बर्मा का सिंगल क्रॉप एक्सपोर्ट था, वो बेसिकली ब्रिटिश पे डोमिनेंट था, और इंडियन उसमें मनी लैंडर थे, और इंडियन और चाइनीज़ मर्चेंट्स थे। तो उनमें मार्जिनलाइजिंग जो है ना, वो पीपल इंक्रीज हुए। तो बर्मा बाद में डिवाइड हो गया, लोलैंड बर्मा जो कि डायरेक्ट कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसके बाद अपलैंड जो फार्मर थे वो डायरेक्टली रूल करने लगे नेटिव रूलर के। इसको समझने के लिए देखें तो बेसिकली ये जो न्यू लैंड थी, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट थी, तो ये लार्ज स्केल नॉलेज प्रोजेक्ट है, जिनमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में बनी। तो इसका मकसद था ओरिएंटल लर्निंग, जो कि जो एंशियंट संस्कृत थी, टेक्स्ट थे या उनमें इंडिजिनस स्कॉलर थे, उनको स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। तो जैसी ऐसी एफर्ट्स जितनी भी हुई, तो अंडरपिंड बाय आइडियाज़ ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी, जिसे जेम्स मिल्स बुक ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने लिखा है। तो वाटरशेड इंडियन म्यूटिनी जो हुई 1857 में, जिसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, बेसिकली वो उसकी कुछ वजूहत, जिसमें टू मच इंटरफेरेंस ओवर लोकल रूलर्स, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कैश मैपिंग, क्रॉपिंग, हार्श टैक्सेशन, और कुछ इन्फोर्स सोशो कल्चर रिफॉर्म्स थी जो ब्रिटिश ने की थी। ये सारी उनकी वजह बनी थी, कुछ और भी थी। तो ये रिवोल्ट मीरठ से 10 मई 1857 से 8 जुलाई 1859 तक रहा, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में भी फैल गया, और मुग़ल और दूसरी कंपनी सेंटर में दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में। तो जब रिवोल्ट क्रश हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट रूल रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश क्राउन में इंडिया में 1858। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर बहादुर शाह सेकंड
जो कि लास्ट मुग़ल एम्पायर था 1857 में, उसको कैप्चर कर रहे हैं। और इसके बाद जब प्रोक्लेमेशन हो गया तो उन्होंने 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन टू द प्रिंसेस चीफ एंड पीपल ऑफ इंडिया को एक इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा वी होल्ड आवर सेल्व बाउंड टू द नेटिव्स ऑफ आवर इंडियन टेरिटरीज बाय द सेम ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी विच बाइंड अस टू ऑल आवर अदर सब्जेक्ट। तो ये आप उसका प्रोक्लेमेशन जो आर्डर था वो आप इसमें देख सकते हैं, ओरिजिनल इसकी पिक्चर। तो कलकत्ता में 1912 में जब ब्रिटिश रॉयल ने विज़िट किया तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे उसको सजाया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गेटवे जो इंडिया है बम्बे, उसका उसमें मोनूमेंट आज भी वहाँ पे नज़र आता है हमें, जहाँ किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी 1911 में आए थे जब उन्होंने अनलमेंट ऑफ बंगाल की थी। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में देखें तो कन्वर्टिंग दी गवर्नर जनरल टू वायसराय, पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर वायसराय उसको उसका नाम दे दिया गया। और इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज काउंसिल, क्रिएटिंग द इंडियन सिविल सर्विस और सुपीरियर इन ब्रिटेन द इंडिया ऑफिस। इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स बनाया गया जिसमें सैनिटेशन था, हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, मिलिट्री, पोलिसिंग एंड फाइनेंस, फार्मिंग, गैग्नेटिक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। तो जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स की। तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे रेलवे सिस्टम बनाया गया सब कॉन्टिनेंट में, जो कि इंपीरियल ट्रेड और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में फैसिलिटेट करता था। मीनवाइल स्टेट स्पॉन्सर नॉलेज जैसे कि प्रोजेक्ट सपोर्ट गवर्नेंस, जिनमें W.W. हंटर स्टैटिस्टिकल सर्वे था 1869 में, सेंसस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1871 में, उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया 1878 में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1898 में। तो ये ऑफिशियल ऑर्डिंग थी जो इंडियन सोसाइटी में उन्होंने अपनी एक इम्यूटेबल रिलीजियस, जिनमें हिंदू और मुसलमान, कैस्ट और ट्राइबल ग्रुप्स को डिवीज़न की हुई थी उन्होंने। इसके बाद ब्रिटिश रूल 1858 के बाद को देखें तो बेसिकली वो नॉट टू इंटरफेयर इन लोकल, जो उनकी सोशो कल्चरल था, उनका मकसद ये था कि जो लोकल सोशो कल्चरल प्रैक्टिस है उनमें इंटरफेरेंस ना करें। तो ब्रिटिश राज का मतलब यही था कि ये नहीं होगी, जस्ट प्रैक्टिस एंड सिंबल ऑफ इंडियन प्रिंसेस होगी। अगर थ्योरी में देखें तो द राज जो लिबरलिज्म था और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, तो थियोरेटिकल ये थी, और प्रैक्टिकली उसमें बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी थी, प्रैक्टिस थी और रेशियल एटीट्यूड थे, जो कि बहुत ज़्यादा उनमें उस वक्त साख्त थे। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में उनका डिफरेंस नज़र आया। और इसमें राइजिंग एस्पायरेशन थी एजुकेशन इंडियन, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट, जबकि 1860 से, जैसे कि 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और 1883 में इलिबर्ट बिल बना, उन्होंने फिर डिमांड शुरू कर दी कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। जो कि ऑपरेशन बाय प्लांटेशन ओनर इंजॉय स्टेट प्रोटेक्शन रिजल्टेड इन न्यूमरस पीजेंट अपराइजिंग। जो स्टेट ओनर थे, जो कि लैंडलॉर्ड थे, वो बेसिकली जो उनके पीजेंट थे उनको अप्रेस करते थे। तो फेमेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, वो लेज़े फेयर जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा मतलब दिखने लग गई। 1880 से ऑर्गेनाइज बट वेरिड फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट स्टार्ट हुई कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, जो ग्रेटर इंडियन गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन को शो करती थी, जिसमें सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 28 दिसंबर 1885 को बनी, जिनमें मिडिल क्लास वेस्टर्न एजुकेटेड मैन थे। डिस्पाइट इट्स सेकुलर फाउंडेशन, इनकी फाउंडेशन सेकुलर थी, यंगर मेंबर थे, और हार्ट बैग ग्लोरियस पर इस्लामिक हिंदू पास था उनका। वो डिमांड करने लगे सेल्फ रूल, जिसे स्वराज कहते हैं, और उन्हें इसको फुलफ़िल करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट की बंगाल, जब पार्टीशन उनकी हुई 16 अक्टूबर 1905 में। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो कांग्रेस बनी थी, बेसिकली स्प्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो पार्टीशन लेड टू लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, बाइकआउट हुए, बर्निंग ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हुए, और जो इंडिजिनस गुड्स थी उनकी प्रमोशन हुई, ताकि वो जो उनको मॉडर्नाइज किया जा सके और उनको अपने मुतालबात मनवाए जा सकें। तो ये बाइकआउट बेसिकली लार्जली मुस्लिम पोर कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर गए थे, और प्रोटेस्टर ने हिंदू इमेजरी जो है ना अलायन यूनाइटेड मुस्लिम को शो किया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। इस रिएक्शन में दिसंबर 30, 1906 ढाका में बांग्लादेश में स्वदेशी मूवमेंट 1908 में एंड हुई, मगर उसकी जो आइडियल से इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो गया, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन हो गया, और इंडियन मॉडर्निटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंटली, वो बहुत ज़्यादा रूट कर गई थी।
उनमें सबसे एक फ़ोकस ये था कि जो हैंड स्पम फैब्रिक थी जिनमें ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट थी वो यूज़ की जाएँ। दूसरा ये था कि बेसिकली उनको एक्सपेरिमेंट कुछ उनको सिखाया गया है कि रिन्यूड जो बंगाली ऑथर थे रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1901 में। तो उन्होंने रिवाइवल ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को जो है ना उनको अप्रोच किया और दैट क्रिटिसाइज वेस्टर्न मॉडर्निटी। उन्होंने वेस्टर्न जो मॉडर्न सिस्टम था उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से उनमें अनरेस्ट हो गया बंगाल में। तो जिस वजह से जो ब्रिटिश राज का जो डिसीजन था उन्होंने फिर इनको अनलमेंट कर दी बंगाल की दिसंबर 12 1911 में। तो उसके बाद अपना कैपिटल जो था कलकत्ता शिफ्ट कर दिया न्यू दिल्ली से, जो कि सिंबॉलिक था मुगल एम्पायर का पहले। इसके बाद नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट होते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनकॉर्पोरेटेड होती हैं स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन वोटर्स में, जिनमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 वाला। उसके बाद प्रेशर होता है मुस्लिम लीग का भी कि हमें जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट हो। उन्होंने फिर 1909 को लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवाया, सेपरेट काउंसिल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मगर हकीकत में इंडिया डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, या होम रूल इसे कहते हैं, वो अनरिकगनाइज रहा और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई 1914 में। बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये टू वर्ल्ड वार थे इनको मेन फैक्टर लिखा है जो ब्रिटिश राज की डिक्लाइन हुआ था उसकी रीज़न। ताहम जो इंडियन एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल थी वो बेसिकली मोहनदास जिसे महात्मा गांधी कहते हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा ममासल पाए जाते हैं कि उस वजह से हुआ है। तो एक बैरिस्टर थे इंग्लैंड में जो कि मोबिलाइज सिविल रेजिस्टेंस साउथ अफ्रीका में कर रहे थे गांधी उस वक्त। तो वो 1914 में इंडिया आए तो एक नॉन वायोलेंट अग्रेरियन प्रोटेस्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम ने यूनिफाइंग लीडर की फॉर्म में एक प्रोटेस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की। तो गांधी की जो पीसफुल मूवमेंट थी बेसिकली यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स जो कि पंजाब में हुआ था 1990 में, जिसे जालियांवाला बाग मस्कर कहते हैं 13 अप्रैल 1919 में। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में हुआ था वो। उसकी ये मूवमेंट बेसिकली फिलासफिकल बेसिस पे भी थी, स्पिरिचुअल थी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म थी। उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट विलेज लाइक एक बिल्ड कर दिया था, और फॉरेन मैन्युफैक्चरर जितनी भी थी उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और होम स्पम जो थी जिन्हें खादी का क्लाथ कपड़े थे उस वक्त वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। तो गांधी ने एक डंडी मार्च भी निकाला जो साल्ट टैक्स था 1930 में, और अदर सिविल डिसोबीडियंस स्ट्रेटजीज भी अपनाई। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो वोमेन इन नंबर जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, ग्रेट प्रेशर अपॉन द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जहाँ पे श्रीलंका और बर्मा में हुए जिनमें बर्मीज़ नेशनलिज्म भी स्टार्ट हुई। उसके बाद इंडियन कॉलोनियल जो एम्प्लॉयमेंट और डिलेड रिफॉर्म 1923 में हुई गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन में। तो अर्ली 20th सेंचुरी में जो फ्लैग बैरियर ब्रिटिश एजुकेटेड बर्मीज से बेस्टर यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, मॉन्क्स थे और थाकिन मूवमेंट थी, उन्होंने आंग सान की सरबराही में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की। सिलोन नेशनलिज्म भी ऐसे ही हुई जैसे कि मॉडर्न इंडी और डिमांड की रीजनल और कम्युनिटी एसोसिएशन की सिलोनीज रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट की 1910 में। इंडिया में भी 1930 में गांधी और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया फुल इंडिपेंडेंस, जिसे पूर्णा स्वराज के नाम से उन्होंने मशहूर किया, और उनका मकसद यही था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ ऑल सच डिमांड्स। तो इनका इन फ्यूचर के हवाले से 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ जिसमें डोमिनियन स्टेटस उनको मिल गया। तो इसमें ग्रेटर अटानमी थी, फ्री इलेक्शन टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट थे मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग के थ्रू, और बैकवर्ड और इसमें अनटचेबल लोअर कास्ट थी। 1937 में कांग्रेस ने विक्ट्रीज हासिल की, मुस्लिम लीग मार्जिनलाइज मेजोरिटी रूल में जो है ना वो सामने ना आ सकी। तो इंडिया ड्रैग्ड सेकंड वर्ल्ड वार। जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है तो कांग्रेस अपनी जो मिनिस्ट्री थी उनसे रिज़ाइन दे देती हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी। तो फिर मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया दिसंबर 22 1939 को। मीनवाइल मुस्लिम लीग लॉयल रही कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ टैक्टिकल रीज़न की वजह से, और 23 मार्च 1940 को डिक्लेयर कर दिया अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, जिनको उन्होंने बाद में पाकिस्तान का नाम दिया। इंडियन सोल्जर ने वर्ल्ड वार सेकंड ज्वाइन की, मगर गांधी और कांग्रेस लीडर ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस जारी रखी, जिसकी वजह से उन्हें लेंथी पीरियड के लिए जेल भी हुई थी। 1940s में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हुई, नेवल म्यूटिनीज हुई और कहीं पे रायट्स हुए कॉलोनियल स्टेट में। इसके बाद फेमीन आया 1943 में जिसने 2 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। तो
इस जंग के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस अनाउंस हुई 1946 में। मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वर बॉर्न अमिड अ ब्लड बैथ ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हिस्ट्री की सबसे जो लार्जेस्ट उसमें उस वक्त वो हुई थी, माइग्रेशन हुई थी 1948 में। सिलोन 4 फरवरी 1948 और बर्मा जनवरी 4 1948 में वो भी फ्री नेशन डिक्लेयर हो गए थे। सामीन, ये आप फेमीन की एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें जो कार्स हैं वो रिमूव कर रही हैं एक ट्रक को कलकत्ता में। और इसमें जनवरी 4 1948 में आप ये देख सकते हैं कि ये डिवीज़न के बारे में ये बात हो रही है। और इसमें पार्टीशन की बात करें तो इवेंचुअली ब्रिटिश ने पार्टीशन का जो ओनली वन आंसर दिया जून 1947 में। लास्ट वायसराय जो एडमिरल माउंटबेटन था, तो माउंटबेटन ने ब्रिटिश को अनाउंस किया कि ब्रिटिश हैड एक्सेप्टेड दी कंट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू मैनली हिंदू इंडिया एंड मैनली मुस्लिम पाकिस्तान, जो कि जियोग्राफिकली सेपरेट टेरिटरी होगी। वेस्ट पाकिस्तान नाउ आपके पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना हुआ है। प्रिंसली स्टेट थी तो डायरेक्टली रूल नहीं थी जो करती थी ब्रिटिश से, उन्होंने गिवन चॉइस ऑफ विच कंट्री जिन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। और वो कंट्री जो ज्वाइन करने में फेल होती हैं तो उनका मेजोरिटी रिलीजन देखा जाएगा, जैसे कि कश्मीर है या हैदराबाद है, तो ये बिटर डिस्प्यूट आज तक भी बने हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो माउंट बैटन ने कंफर्म किया था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिश ट्रूप वहाँ से विदड्रा कर जाएंगी। तो कुछ हफ्तों में इंडिपेंडेंस लीडिंग हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर हैंड ओवर की गई इंडियन आर्मी को। तो ये बेसिकली चीफली ब्रिटिश जो ऑफिसर थे, फोर्स थी, जो कि हाई रैंक रिक्रूट थे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, उनको हवाला की गई। तो एज वेल एज अटेम्प्टिंग टू कीप द पीस द हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर रेफरेंडम नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा आज का केपी है और आसाम प्रोविंस है। तो ऑर्डिनरी इंडियन सोल्जर आर टेरिबली वरीड, स्पेशली हुज होम्स आर इन पंजाब। दे आर गेटिंग नो न्यूज़ फ्रॉम होम एंड नंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर वेरी फेयरफुल फॉर देयर फैमिलीज़। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल हर्बर्ट हिल ने 1947 में ये कहा था। तो ब्लड बैथ की बात करें तो जब पार्टीशन हुई उसमें मिलियंस ऑफ पीपल बेसिकली रॉन्ग साइड ऑफ बॉर्डर में चले गए। 10 मिलियन जो है ना रेफ्यूजीज़ बने, जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन मूवमेंट थी हिस्ट्री की। तो मुस्लिम ट्रैवल टू पाकिस्तान, सिख एंड हिंदू टू इंडिया। अ मिलियन ऑफ दीज रेफ्यूजीज़ वर किल्ड, 1 मिलियन के लगभग किल हो गए, जो कि एक हॉरिफिक मैस्कर कहा जाता है। तो वर्स्ट एट्रोसिटीज़ थी पंजाब में, यहाँ पे बहुत ब्लड शेडिंग हुई। 55,000 स्ट्रॉन्ग पंजाब बाउंड्री फोर्स यहाँ पे अपनी काम सरंजाम दे रही थी, जिसमें 2 लाख पीपल मर्डर किए गए सिर्फ पंजाब में। माउंट बैटन ने लेटर एक लिखा जिसमें क्रिटिसाइज़ किया पार्टीशन प्रोसेस को, और जो माइग्रेशन थी या कम्युनल वायलेंस थी उसमें जो फेलिंग हुई थी उसको। When we cleared it, we counted 2,400 identifiable bodies, and I don't know how many more heads and arms or legs and everything there were. They had all been hacked to pieces. Blood was running out of doors. तो कैप्टन एडवर्ड वॉल्श की ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक मैस्कर को, जो कि एक पंजाब की ट्रेन में हुआ था। ये आप इसमें इसकी एक देख सकते हैं फील्ड मार्शल सल क्लॉड जो अचनकी थी, जो बैटल ड्रेस थी उनकी, ये इस बंदे ने जो आर्मी की डिवीज़न थी वो की थी। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट इंडियन आर्मी ऑर्डर था प्रिंटेड एट न्यू दिल्ली ऑन 14 अगस्त 1947, ये लास्ट इनका ऑर्डर यहाँ पे जो पब्लिश हुआ था। तो इंडियन आर्मी डिवाइड हुई थी तो अचिंग लैक की सरबराही में। तो 2,60,000 जो मैन थे हिंदू और सिख थे वो इंडिया में चले गए। 1,40,000 मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान में आ गए। तो जो ब्रिगेड थी गुरखास की जो कि नेपाल में हुई थी, उनको स्प्लिट किया गया इंडिया और ब्रिटेन दोनों में। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने बाद में यहाँ पे स्टे करना मुनासिब समझा था कि वो इनको असिस्ट करते रहेंगे। जैसे जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे, इंडियन फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और जनरल सर फ्रैंक मिजरी थे जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मी चीफ बने थे। इंडिविजुअल यूनिट्स भी स्प्लिट हो गए थे, जैसे कि 19th लांसर इन पाकिस्तान एक्सचेंज देयर जट एंड सिख ट्रूप्स फॉर मुस्लिम फ्रॉम स्किनर हॉर्स इन इंडिया। तो ये एक्सचेंज किए थे। They had this terrible problem of getting the Hindu squadrons out without them being murdered by the Pathans. And this is where the loyalty within the regiment plays such an important part, and Muslim Punjabi squadron protected the other 2 squadrons, and eventually they smuggled them out one night. मेजर एडवर्ड मैकमर्डो ने ये इंकशाफ किया था।
तो फेयरवेल हुआ ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट का। तो इसमें ग्रेजुअली विदड्रॉ हो गया सब कॉन्टिनेंट से। ये बेसिकली वेल प्लान और ऑर्डरली विदड्रॉवल था जो वजीरिस्तान से और ट्राइबल रीजन से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर से। लास्ट यूनिट लीव इंडिया जो कि फर्स्ट बटालियन समरेत लाइट इन्फेंट्री था, प्रिंस एल्बर्ट, जो कि बम्बे से 28 फरवरी 1948 को रवाना हुआ। ये आप इसमें देख सकते हैं कि समरसेट लाइट इन्फेंट्री दी लास्ट ब्रिटिश ट्रूप टू लीव इंडिया बम्बे 1948। इनको सलामी दी जा रही है, फेयरवेल टू ब्रिटिश ट्रूप्स बम्बे। तो ये प्रोग्राम फॉर द फाइनल फेयरवेल टू ब्रिटिश ट्रूप 28 फरवरी 1948 में। तो ये यूनिट बेसिकली अवेलेबल थे दूसरी ड्यूटीज़ में ब्रिटिश ग्लोबल मिलिट्री कैपेबिलिटी में। ये वहाँ पे फिर चले गए। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि बहुत सैड थे कि इंडिया को जो लीव करके जा रहे हैं और इंडियन सोल्जर को छोड़ के जा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल डोगलास ग्रे की आप ये कोटेशन देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था। तो एंड ऑफ एम्पायर में देखें दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ मिडनाइट 14 to 15 अगस्त 1947 में की मूवमेंट था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का। इंडिया ने कार्नर स्टोर और मैनी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज हैड बीन सिक्योर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रेड रोड्स टू इट। उसके बाद फर्स्ट मोर द ब्रिटिश विड्रॉवल जब इसमें हो गया एम्पायर का, तो दुनिया के दूसरे एम्पायर जो दूसरे पार्ट में थे ब्रिटिश एम्पायर, वो भी ऐसा ऐसा स्प्लिट होने शुरू हो गए। तो प्रेजेंटेशन देखें जो जो मिस्टर जिनाहा 15 पंजाब रेजिमेंट को दे रहे हैं। इसके बाद डिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए तो इनमें टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई कश्मीर के हवाले से, जो कि आज तक कश्मीर का प्रॉब्लम अज़ाब सर बना हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैवल जो इरेगुलर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फाउंड कश्मीर। तो इंडियन ट्रूप बेसिकली श्रीनगर में आए, उसके बाद कश्मीर इशू आपको सबको पता है। तो ये वो इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल अवार्ड किया गया था जो कि जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन मिलिट्री 15 अगस्त में सर्व किया था। सामीन, ये हमारा ब्रिटिश राज और उसकी एंड ऑफ ब्रिटिश राज था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।